नमस्कार। श्री अरबिंदो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भूगोल की दृष्टि से भारत काफी अलग है और यही से खास राष्ट्रीय चरित्र देता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत की जो भौगोलिक विविधता है हमारे स्रोत सामग्री के आधार पर, मतलब पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, तट, द्वीप, सब कुछ। सही कहा। और ये विविधता इतनी जबरदस्त है, याद है राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पहुंचे थे हाँ हाँ। तो उनसे पूछा गया कि भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। अरे वाह, वो नजारा शायद इन्हीं सब विविधताओं का मिलाजुला रूप होगा, है ना? कमाल। और इस अनोखेपन की जो जड़ है वो है भारत की प्राकृतिक सीमाएं। जैसे उत्तर में हिमालय, पश्चिम में थार मरुस्थल और अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये सब मिलकर इसे बाकी महाद्वीप से जैसे अलग करते हैं। हाँ, और इसी अलगाव ने भारत की जलवायु, संस्कृति और यहाँ तक कि इतिहास पर भी काफी गहरा असर डाला है। तो कहाँ से शुरू करें? हिमालय से? हाँ, हिमालय, बर्फ का घर, करीब 2,500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये तो मतलब जीवित है। हाँ, जीवित है। हर साल करीब 5 मिलीमीटर बढ़ रही है। इसका बनना भी तो एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना थी। सोचिए, करीब 5 करोड़ साल पहले जब वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारतीय भूभाग वो यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जमीन ऐसे मुड़ गई जैसे कोई कालीन हो। अच्छा। हाँ, उसी से ये इतने विशाल पहाड़ बने। और इसकी 3 मुख्य परतें हैं, है ना? हिमाद्री। हाँ, हिमाद्री सबसे ऊंची, पूरी बर्फीली। फिर हिमाचल, जहाँ ये हमारे हिल स्टेशन है, नैनीताल, शिमला। मध्यम जलवायु वाला। और फिर शिवालिक, सबसे बाहरी, वो निचली पहाड़ियाँ। बिल्कुल। और ये नदियाँ, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब तो यहीं से निकलती हैं। इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। हाँ, सही है। यहाँ गौमुख जैसे पवित्र स्थल है, कितने सारे मठ है और वो काटकुणी घर। हाँ, वो भूकंपरोधी वास्तुकला, कमाल है वो। बिल्कुल, वो सिर्फ भूकंपरोधी ही नहीं है, वो ये भी दिखाता है कि कैसे वहाँ के भूगोल ने, मतलब देवदार की लकड़ी, पत्थर, हाँ, जो मिलता है उसी से निर्माण तकनीक बना दी। मैदानों की ईंट गारे वाली वास्तुकला से एकदम अलग। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यही है। और वो दुर्लभ हिम तेंदुआ। हाँ, वो भी। हिमालय के पार अगर देखें तो वो वर्षा छाया क्षेत्र है, लद्दाख, भारत का ठंडा रेगिस्तान। मूनलैंड जैसा, उबड़ खाबड़, सूखा, बारिश बहुत कम, और सर्दियां तो पूछिए मत, -30 डिग्री से भी नीचे। बाप रे। और दिलचस्प बात यह है कि वहां की चट्टानें वो रेत और मिट्टी की हैं जो करोड़ों साल पहले समुद्र के नीचे थीं। सच में? हाँ, पैंगोंग सो झील है ना, पोखारी झील। और वन्य जीव भी अलग, जैसे हिम तेंदुए, मठ और त्योहार, लोसर वगैरह। अच्छा, अब हिमालय से नीचे उतरते हैं तो विशाल उत्तरी मैदान आते हैं, गंगा के मैदान। हाँ, ये मैदान, ये हिमालय से जो नदियां मिट्टी लाती हैं ना, जलोढ़ मिट्टी, उससे बने हैं। अच्छा, एलुवियम। हाँ, ऑल्यूवियम। इसीलिए ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। और यही वजह है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी यहीं रहती है। मैंने सुना है अंतरिक्ष से रात में ये इलाका पूरा रोशनी से जगमगाता दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है और यहाँ परिवहन का जाल भी देखिए। सड़कें, रेल, नदियाँ, सब कुछ इसी मैदानी भूगोल की वजह से संभव हुआ है। अब जरा पश्चिम की तरफ चलें, थार मरुस्थल की ओर। हाँ, महान भारतीय मरुस्थल, राजस्थान, गुजरात, काफी बड़े इलाके में फैला है। सूखा क्षेत्र, यहाँ हवा से रेत के टीले बन जाते हैं। कितने ऊंचे? अरे 150 मीटर तक ऊंचे। जीवन तो खैर बहुत कठिन है वहाँ। दिन में भयंकर गर्मी, रातें ठंडी, और पानी की कमी तो है ही। कमाल है। फिर लोग कैसे रहते हैं वहाँ, मतलब प्रकृति की इतनी बड़ी चुनौती। बिल्कुल, और इंसान ने समाधान भी निकाले हैं। जैसे वो पारंपरिक तरीके हैं ना पानी बचाने के, टांका या कुंड। हाँ हाँ, सुना है। यहीं विकसित हुए। यहाँ तक कि पानी बचाने के लिए बर्तन भी रेत से मांजते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसलमेर का किला, वो स्वर्ण नगरी, वो भी इसी रेगिस्तान की शान है। थार के पास ही अरावली पर्वतमाला है, ये तो बहुत पुरानी मानी जाती है ना? हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब ये भी जमीन की परतें मुड़ने से बनी हिमालय की तरह ही, पर ये घटना करोड़ों साल पहले हुई थी। ओह। ये थार को पूर्व में और फैलने से रोकती है और खनिजों से भरपूर है। जावर की खानें है ना,
वहां सदियों से जस्ता निकाला जाता था। ऐतिहासिक किले भी हैं शायद, कुंभलगढ़। हाँ, कुंभलगढ़, वो इसकी ऐतिहासिक गवाही देता है। चलिए अब दक्षिण की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा लगता है। सही कहा, ये एक बहुत पुराना त्रिकोणीय भूभाग है। इसके किनारों पर हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट तो काफी ऊंचे और लगातार हैं शायद। हाँ बिल्कुल, और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। जोग फॉल्स जैसे झरने यहीं मिलेंगे आपको। पूर्वी घाट थोड़े कम ऊंचे हैं और बीच बीच में टूटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी घाट की वजह से पश्चिमी तट पर ज्यादा बारिश होती है और पठार का अंदरूनी हिस्सा उतना हरा भरा नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। पश्चिमी घाट मानसून हवाओं को रोकते हैं, तो पश्चिमी तट पर खूब बारिश होती है और पूर्वी हिस्सा वो वर्षा छाया क्षेत्र में आ जाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये पठार कई आदिवासी समुदायों का घर भी है, संथाल, गोंड। अच्छा, पठार के दोनों तरफ फिर तटीय मैदान है। पश्चिमी तट वाला संकरा है, गुजरात से केरल तक। हाँ, और यहाँ नदियां तेजी से बहकर सीधे समुद्र में मिलती हैं, मुहाना बनाती हैं, डेल्टा नहीं। मुंबई जैसा बड़ा बंदरगाह यहीं है। और पूर्वी तट? पूर्वी तट वाला मैदान चौड़ा है, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। बहुत उपजाऊ इलाका है ये, और चिल्का जैसी लगून झीलें भी यहीं हैं। हाँ, वो खारे पानी की झीलें जो समुद्र के किनारे बन जाती हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं हमारे द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप, वो 36 द्वीपों का समूह है ना? हाँ, और वो प्रवाल द्वीप है, मतलब मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, यहाँ तो 500 से ज्यादा द्वीप हैं। हाँ, और ये ज्वालामुखी द्वीप हैं, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यही है। और वो सेल्यूलर जेल भी, ऐतिहासिक महत्व है उसका। हाँ बिल्कुल, इन द्वीपों पर वन्य जीव, वनस्पति और वो सुंदर प्रवाल भित्तियां भी अनोखी हैं। द्वीपों से हटकर भारत के पूर्वी छोर पर भी कुछ अनोखी जगह हैं। हाँ, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, हाँ। जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां समुद्र से मिलती हैं, वो मैंग्रोव वनों का विशाल जंगल। और पूर्वोत्तर में मेघालय के वो जीवित जड़ वाले पुल। अरे हाँ, वो तो प्रकृति और इंसान के तालमेल का अद्भुत नमूना है। और वहीं पास में माओलिनोंग, एशिया का सबसे साफ गांव। ये सब दिखाता है कि कैसे हर कोने में भूगोल ने जीवन को एक अलग ही शक्ल दी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान, उपजाऊ मैदानों से प्राचीन पठार और हरे भरे तटों से लेकर दूर दराज के द्वीपों तक भारत की ये जो अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता है, यही यहाँ के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की एक तरह से नींव है। हाँ बिल्कुल, और ये सोचना भी वाकई दिलचस्प है कि कैसे जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं, जैसे हिमालय का उठना या फिर जलवायु परिवर्तन, ये सब भविष्य में भारत के भूगोल और यहाँ के जीवन को कैसे बदल सकते हैं। सही बात है। और ये भी कि कैसे इसी विविधता ने ना सिर्फ हमारी सभ्यता को गढ़ा, बल्कि शायद कहीं ना कहीं हमें एक सूत्र में पिरोने का काम भी किया है। एक सोचने वाली बात है ये।